तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग अपना नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा था उसको टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे लोग हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो क्या टॉपिक है हमारा, अब है ग्रॉस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो चलो क्लास समझते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लास 10 में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू। क्या होता है इसका मतलब, फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसी भी इकोनॉमिक में प्रोड्यूस होता है एक अकाउंटिंग ईयर में। यानी कि मेरे इकोनॉमी में टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, इन सभी का वैल्यू को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे ऐसे समझते हैं। अब चलो, हमने कहा कि ये हमारा एक फैक्ट्री, ठीक है, ये हमारा एक फैक्ट्री हो गया बच्चों। अब मान लो यहाँ पे हमारा इस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है सर्फ। ठीक है, अब हमने सर्फ को मैन्युफैक्चर किया और एक साल में इससे जो इनकम जनरेट हुआ, अब सपोज करो वो है 1000 करोड़। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला हम बात करते हैं कि मेरे इकोनॉमी में एक और फैक्ट्री है। क्या है, एक और फैक्ट्री। अब इस फैक्ट्री में हमारा जो प्रोडक्शन होता है, अब मान लो वो है बिस्किट। क्या चीज का, बिस्किट का। अब इस बिस्किट से जो हमारा प्रोडक्शन हुआ और उससे जो ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो था 1200 करोड़ का। ठीक है, उसी तरीका से हमारे इकोनॉमी में मान लो कोई टीचर है जो हमें पढ़ा रहे, ठीक है, प्लस कोई लॉयर है जो हमारे बदले केस लड़ता है। ठीक है ना, और ये लोग भी इनकम जनरेट करते हैं, ये लोग भी सर्विस रेंडर करके इनकम जनरेट करते हैं और इनका जो इनकम जनरेशन है वो कितना है, मान लो 1800 करोड़। ठीक है, कितना है, 1800 करोड़। तो अब अगर हम तीनों वैल्यू को जोड़े तो क्या आएगा मेरा वैल्यू, ये आएगा सर 4000 करोड़। कितना आया, 4000 करोड़। तो यही जो फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे इकोनॉमी में जनरेट हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर जीडीपी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब देखो बच्चों, जीडीपी का मतलब क्या होता है, किसी भी सामान को बनाने में हमारा फैक्ट्री में बहुत सारा फैक्टर इनपुट लगा होगा। ठीक है, हमारे फैक्ट्री में बहुत सारा फैक्टर इनपुट लगा होगा, जैसे कि हमने सर्फ बनाया, जैसे कि हमने बिस्किट बनाया। ठीक है, जैसे मान लो हम बात करते हैं हमारा मशीनरी यूज हो रहा था, तो क्या बात की कि इन सभी गुड्स का प्रोडक्शन करने में और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में हमको टोटल बहुत सारा इनपुट लगा, फैक्टर इनपुट, जिसके वजह से 4000 करोड़ का हमको इनकम जनरेट हुआ। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये मदद करता है मेरे गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये असरटेन करने में कि हमारे इकोनॉमी में टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उससे कितना पैसा आ रहा है इकोनॉमी को। यानी जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, कंट्री को उतना ज्यादा डेवलप या प्रॉस्पेरस माना जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें सर, सर्फ को मैन्युफैक्चर करने में या करने के बाद 1000 करोड़ का बेनिफिट हुआ हमें। उसी तरीका से अगर हमने बिस्कुट मैन्युफैक्चर करा तो हमें 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। यानी टोटल कितना जनरेट हुआ हमारा रेवेन्यू सर, 2200 करोड़। अब ध्यान दो बच्चों, लेकिन क्या ये 20 करोड़ का रेवेन्यू जो हमें अर्न हो रहा है, क्या ये टोटल प्रॉफिट है? नहीं सर, प्रॉफिट तो नहीं है ये। अब सपोज करो इन सभी में को बनाने में हमारा कुछ रॉ मटेरियल भी लगा होगा, हमारा रॉ मटेरियल भी लगा होगा। अब अगर रॉ मटेरियल का वैल्यू सपोज करो 10 करोड़ लगा है, तो 10 करोड़ को अगर हम लोग लेस कर देते हैं टोटल रेवेन्यू से, तो हमें क्या पता चलता है, मेरा फाइनल रेवेन्यू 12 करोड़ है। हाँ सर, ये देश का अब सही इनकम जनरेट हो गया सर, प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो ये बताता है मेरा जीडीपी। इससे हम लोग जीडीपी को एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन अब गौर करो कुछ और चीजों को। सर ये जो हमने सर्फ बना के 1000 करोड़ कमाया, या बिस्किट से हमने जो 1200 करोड़ का इनकम जनरेट किया, ठीक है, और अगर नेट इफेक्ट देखे रॉ मटेरियल को हटा के तो 12 करोड़ जो हमने जनरेट करा, तो क्या ये पैसे को कमाने के पीछे जो मशीन हमने इंगेज करके रखा था, ठीक है, जो मशीनरी हमने इंगेज करके रखा था, क्या ये लगातार इस्तेमाल से इसको रिपेयर वगैरह हमें नहीं कराना होगा? बिल्कुल सर, रिपेयर कराना होगा। तो रिपेयर कराने में मान लो 2 करोड़ हमारा खर्चा हो गया, तो नेट जो हमारा है प्रॉफिट बचा वो कितना बचा बच्चों? 10 करोड़। तो ये जो नेट प्रॉफिट बचता है ना, ये जो नेट इनकम बचा हम लोग का, उन खर्चा को निकाल के जिसे हम छोड़ नहीं सकते, जो कंपलसरी है, यानी कि ये डिप्रेशिएशन, तो मेरा फाइंड आउट होता है सर नेट वैल्यू। नेट वैल्यू हमें मिल जाता है अपने देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जीडीपी वर्सेस एनडीपी। तो सर जीडीपी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस,
क्या होता है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस लेस डिप्रिसिएशन, जो एग्जैक्टली हमें नेट फिगर देता है, जो हमें देता है सर नेट फिगर डिप्रिसिएशन को हटा के। ठीक है, तो ये है डिफरेंस मेरा जीडीपी और एनडीपी का। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये टॉपिक आप लोग का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो जीडीपी के बारे में हमने क्या कहा कि डिप्रिसिएशन जीडीपी ग्रॉस वैल्यू है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें डिप्रिसिएशन हमारा इंक्लूड होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज जो मेरे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ, जिसका सिर्फ नेट वैल्यू को लेते हैं, यानी इससे हम डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों ऐसा हो रहा है दोनों के बीच में? तो ये हो रहा है हमारे डिप्रिसिएशन के कारण। जो हम लगातार गुड्स या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने में, गुड्स को जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स लगातार कंज्यूम हो रहा है, इसके वजह से। ठीक है, यानी जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम डिप्रिसिएशन को ऐड कर दे तो मेरा जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने एनडीपी निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। ठीक है, यानी ग्रॉस में मेरा जीडीपी जो है ना वो इंक्लूडेड रहता है पहले से, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारा जीडीपी जो है, हमारा जो डिप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। अब चलो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों, छोटा मोटा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? जीडीपी सम टोटल है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन का। सही है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है? वो होता है जीडीपी से डिप्रिसिएशन को लेस करके। अब मान लो मेरे को दिया हुआ है कि हमारा जीडीपी देश का 2300 करोड़ है और डिप्रिसिएशन 300 करोड़ है, तो हमने निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग? 2300 करोड़ में से 300 करोड़ हम लोग लेस कर लेंगे, तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, हमारा एनडीपी आ जाएगा। चलो सर समझ गए। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले से दे रखा है, यानी डिप्रिसिएशन को हटा के 3300 करोड़ मेरे इकोनॉमी में जनरेट हुआ गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा, और डिप्रिसिएशन इन गुड्स को सर्विस को बनाने में 200 करोड़ का खर्चा हुआ, यानी मेरा जो कंजम्पशन हुआ है कैपिटल का, फिक्स्ड एसेट का, वो 200 करोड़ है। तो जीडीपी हमने निकालना है, तो ये जो 33 करोड़ है ना, अगर वापस से इसमें हम ये 200 करोड़ जोड़ दे तो 3500 करोड़ मेरा क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन मेरे इकोनॉमी में, जिसका ग्रॉस वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अब चलो जीडीपी हमारा दिया है 5500 सर, एनडीपी 5000 दिया हुआ है करोड़, तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ? तो हमें पता है कि जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन। तो जीडीपी का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है सर? जीडीपी का वैल्यू दे दिया है सर 5500, एनडीपी का वैल्यू कितना दे दिया है सर? 5000, और प्लस हमारा डिप्रिसिएशन है। तो अगर डिप्रिसिएशन हमने निकालना है तो क्या करना होगा सर? टोटल ग्रॉस वैल्यू से हम नेट वैल्यू लेस कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो पता चल जाएगा कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ हमारा सर? तो हमारा फिक्स्ड एसेट जो कंज्यूम हुआ है वो है 500 का। तो चलो बच्चों लोग कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, अब इसे समझते हैं। देखो पहला टर्म आता है जीडीपी एट एमपी, और एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा जीडीपी एट एफसी। सर ये दोनों है क्या? सर ये दोनों है क्या एक्चुअली? तो देखो बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सर क्यों डिफरेंस नहीं होता है? अब देखो हमने क्या बोला कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, किसे? फर्म को, और फर्म इस फैक्टर को यूज करके, फैक्टर सर्विसेज को यूज करके क्या मैन्युफैक्चर की? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब सपोज करो कि बिस्किट को मैन्युफैक्चर कर रही है एक कंपनी। ठीक है, अब इस बिस्किट को मैन्युफैक्चर करने में उसे टोटल कॉस्ट जो लगा वो कितना था? 12 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसमें वो अपना प्रॉफिट को ऐड कर देती है 2 रुपया। अब वो मार्केट में इसे रेडी है 14 रुपीज में सेल करने के लिए। ठीक है, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में फर्म जो है अपना 2 रुपया मार्जिन के साथ ऐड करके हाउस होल्ड सेक्टर को 14 रुपए में बेच देगी। तो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जब रिलेशनशिप बना तो उसमें जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी में कोई डिफरेंस हमने नहीं देखा। ठीक है ना, चाहे वो मार्केट प्राइस बोलो चाहे वो फैक्टर कॉस्ट बोलो। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होता है, आप कुछ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं बच्चों? सर ये कहां गया? ये कहां गया सर? हमारा गवर्नमेंट। बिल्कुल बच्चों आप लोग सही हो, कहानी यहां नहीं होगा। इसके बाद गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें चाहिए टैक्स। पहले ही मैंने इनडायरेक्ट लगा दिया है वर्ड। इनडायरेक्ट क्यों? गवर्नमेंट बोलती है 1 रुपया मेरा टैक्स भी जोड़ो, यानी कि अब कितना चाहिए? 15 रुपया टोटल कॉस्ट हो गया, मार्केट का प्राइस हो गया। सर ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स
इंपोज करती है। उसने कहा कि आपने हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ले लिया, इन रिटर्न आपने फैक्टर पेमेंट किया और उसी फैक्टर को यूज करके अपने गुड्स एंड सर्विस को मैन्युफैक्चर करके आप वापस से सोसाइटी में सेल कर रहे हो। लेकिन सर आपने इन सभी प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में आप एक चीज भूल रहे हो कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना है, क्योंकि प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो उसमें इकोनॉमी का सारे रिसोर्स को यूज कर रहे हो और रिसोर्सेस में भी डिप्लीट हो रहा होगा या कुछ कन्वर्ट भी हो रहा होगा। तो इसके कारण आपने कुछ रेशियो टैक्स का भी पे करना है जो बहुत कम रेशियो होगा। तो वैसे कंडीशन में फर्म उसमें अपना प्रॉफिट के साथ साथ गवर्नमेंट का टैक्स को भी जोड़ देती है और तब जाके इस गुड्स को एक ऐसे प्राइस पे बेचा जाता है जो मार्केट का प्राइस हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी या टेम्पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जीडीपीएफसी सर, जीडीपीएफसी का मतलब वो फैक्टर कॉस्ट जिस कॉस्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, जिस कॉस्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना बच्चों, इसमें हम लोग प्रॉफिट पहले से जोड़ के रखते हैं। क्यों सर? आप खुद सोचो, अगर आपने कोई फैक्ट्री सेटअप करा तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप मार्केट में प्रोवाइड करोगे, क्या उसमें बिना प्रॉफिट को ऐड किए बेच सकते हो? सर हमने 10 रुपए में गुड्स बनाया और 10 में हम बेच पाएंगे, तो हमने बिजनेस सेटअप क्यों किया है? तो इसीलिए फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिस कॉस्ट पे हम गुड्स एंड सर्विस को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट छिपा रहता है हमारा। ठीक है, जीडीपी एट एमपी का मतलब हुआ सर वो मार्केट प्राइस जिस प्राइस पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, और इसमें हम लोग टैक्स को ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? टैक्स को ऐड करते हैं। तो सर टैक्स तो ऐड करते हैं हम लोग, ये तो सही है सर, लेकिन व्हाट अबाउट सर छूट, सब्सिडी? हाँ बच्चों, ये भी सही कहा तुम लोगों ने। सर गवर्नमेंट को छूट भी तो देती होगी ना फैक्ट्री को, एकदम गवर्नमेंट छूट भी देती है। अब गवर्नमेंट बोली फर्म को कि तुम बिस्किट तो बना रहे हो, लेकिन तुम एक ऐसा बिस्किट बना रहे हो जो हेल्दी है, ठीक है, जो होल ग्रेन व्हीट से बना हुआ है, पहला। दूसरा, तुमने मेरे कंट्री के बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे रखा है, यानी तुम दो काम मेरे सोसाइटी के लिए सोशल वे में कर रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट में मोटिव तुम्हारा इंटेंशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, हम तुमसे टैक्स ऐड करते हैं 1 रुपया एक प्रोडक्ट पे और तुमको छूट देते हैं 50 पैसे का। कितना तुमसे हम छूट दे दिए? 50 पैसे का, यानी नेट जो आप हमने टैक्स पे करना है वो कितना है? 50 पैसा जस्ट। यानी सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे अगर टैक्स ऐड होगा तो जीडीपी एमपी का वैल्यू बढ़ जाएगा, एकदम सही। और सर जब गवर्नमेंट इसे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो सर जीडीपी एंड एमपी का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो क्या होगा? घटेगा। तो अब समझ में आया बाबू सभी बच्चे लोग, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में? तो हमें बस ये याद रखना है कि जीडीपी एट एफसी से अगर हमने पहुंचना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे सर? तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। अब सर ये एनआईटी क्या होने वाला है? तो एनआईटी होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और इससे हमने लेस करना है सब्सिडी को, इससे हमने लेस करना है सब्सिडी को। तो समझ में आया बच्चों, जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी अप्रोच करने का तरीका है एनआईटी को ऐड कर देना। और सर वापस अगर हमने जीडीपी एमपी से एनडीपी एट एफसी की ओर जाना है तो सर हम क्या करेंगे? तब हम एनआईटी को माइनस करेंगे। तो एमपी इक्वल टू मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। समझ में आया बच्चों? और फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एमपी मार्केट प्राइस में क्या होता है कि अगर टैक्स गवर्नमेंट ऐड करती है तो टैक्स रेज कर देता है एमपी का वैल्यू को, मार्केट प्राइस को, और यही अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो मार्केट प्राइस क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो आई होप बच्चे लोग आप लोग को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस जो है ना वो समझ आया होगा। चलो बच्चों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो एक छोटा मोटा कुछ हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो हमारा मार्केट प्राइस मान लो 500 है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 300 दिया हुआ है पहले से। तो बताओ बच्चों फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? सर फैक्टर कॉस्ट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम सर मार्केट प्राइस में से एनआईटी को लेस कर लेते हैं, टैक्स हटा देंगे तभी तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। जब टैक्स ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस पे हम लोग आ जाएंगे। यानी सर 500 में 300 अगर लेस करे तो मेरा फैक्टर कॉस्ट आ गया 200, यानी गुड्स एंड कमोडिटी को बनाने में जो फैक्टर कॉस्ट लगा है वो 200 है। बिल्कुल बच्चों, अब बोलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में लगा हुआ कॉस्ट 200 है और गवर्नमेंट जो टैक्स ऐड कर रही है वो 150 है। तो बताओ मार्केट प्राइस कितना हुआ? सर ये तो बहुत आसान है,
सर अगर फैक्टर कॉस्ट 200 है, गवर्नमेंट टैक्स ऐड करती है 150, एनआईटी मतलब इंक्लूडिंग सब्सिडी, हो कुछ सब्सिडी भी दी है, तो टोटल वैल्यू आएगा हमारा ऐड करके 350। वेरी गुड बच्चों। थर्ड केस, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में लगा 200, मार्केट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है 300, ठीक है, तो बताया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा। तो सर यहाँ फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है ना, हाँ, फैक्टर कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 200, मार्केट प्राइस दिया हुआ है सर 300, तो एनआईटी हमने निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनआईटी निकालने का क्या होगा तरीका, सर इसका तरीका होगा 300 माइनस 200, यानी कि फैक्टर कॉस्ट लगा 200 और मार्केट में बेचा हमने 300 में, यानी कि इसमें टैक्स कितना इंपोज है 100 रुपीज। तो चलो क्लास, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये टॉपिक हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। अब आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो बच्चों, एग्रीगेट्स का मतलब होता क्या है, हमारा नेशनल इनकम को मेजर करने का अलग अलग तरीका है। सर अलग अलग तरीका मतलब बहुत सारा ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि मेरे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरीका से उसका प्रोडक्शन होता है, क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन में हमने डिप्रिसिएशन को लेना है, क्या वो भी फैक्टर इनकम को लेना है जो मेरे कंट्री का सिर्फ है या फिर अब्रोड का भी। तो इन सभी के कारण टोटल 8 अप्रोचेस को तय किया गया जिससे हम लोग ये तय कर सकते हैं कि मेरे देश का इकोनॉमी में कितना पैसा जुड़ रहा है। और ये टोटल 8 एग्रीगेट कौन सा है, तो देखो ये इस ब्रांच के अंदर आ जाता है मेरा, ठीक है। पहला ब्रांच आता है ग्रॉस और नेट, उसी तरीका से अगला ब्रांच आता है मेरा डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ब्रांच में मेरा सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो है प्रोडक्ट। अगला ब्रांच आता है मेरा फैक्टर कॉस्ट और उसके बाद मार्केट प्राइस। हाँ सर, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो चलो टोटल जो 8 एग्रीगेट्स तैयार होने वाला है वो मेरा कैसे होगा, इन सभी को हम लोग शॉर्ट में लेते हैं। ग्रॉस को G से, नेट को N से, डोमेस्टिक को D से, नेशनल को N से, प्रोडक्ट को P से, फैक्टर कॉस्ट को FC और मार्केट प्राइस को MP। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हमने लेना है G, कहां गया, यहाँ सर, अब कर लेते हैं, ठीक से लिखना हमने, ठीक है। सबसे पहले पहला वर्ड ग्रॉस, उसके बाद इस वाले ब्रांच से हमने एक वर्ड उठाना है यानी कि डी। अब इस वाले ब्रांच पे तो एक ही वर्ड है, वो है पी। अब इसमें से कोई एक हम लोग उठा लेंगे इस लास्ट वाले ब्रांच से, तो हम लेते हैं एफसी। तो इसे कैसे हम लोग बोलते हैं, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो समझ में आया बच्चों। अब इसी तरीका से 8 एग्रीगेट हम लोग तैयार करेंगे। तो लाइकली फिर से हमने पहले ब्रांच का जी ले लेना है, उसके बाद अगले ब्रांच का हम लोग डी वर्ड को यूज करेंगे। थर्ड ब्रांच में से पी है और इस बार एफसी नहीं, इस बार क्या लेना है हमने, मार्केट प्राइस। हो गया। चलो अब हम लोग चेंज करेंगे इस वाले में, तो अब हम लोग डोमेस्टिक लेके चल रहे थे, अब हमने लेना है नेशनल। तो पहले वाला हमें ग्रॉस ही रखेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक के बाद नेशनल, पी से प्रोडक्ट, उसके बाद एक फैक्टर कॉस्ट। लाइकली चौथा में भी फिर हमारा आएगा ग्रॉस, डोमेस्टिक और नेशनल में इस बार हमने लेना है नेशनल, पी से प्रोडक्ट और एफसी के बजाय इस बार हमने क्या लेना है, मार्केट प्राइस। चलो ये 4 एग्रीगेट तैयार हुआ। अब ग्रॉस का सारा एग्रीगेट तैयार हो गया सर। अब हम लोग पहले वाले चीज में चेंज करेंगे सर, पहला वाला नेट होगा, उसके बाद हम लोग लेंगे डी, फिर लेना है हमने प्रोडक्ट और एफसी, ठीक है। जी के जगह अब हम लोग क्या लगाएंगे, एन। पांचवा के बाद सर फिर हमारा आएगा छठा, फिर हमने क्या लेना है, नेट, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है मेरा 7, नेट, नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और एट लास्ट आता है हमारा 8वां टर्म, नेट, नेशनल, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये जो है मेरा एनडीपी एट एफसी, इसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा डोमेस्टिक इनकम। और एनएनपी एट एफसी इसे बोला जाता है क्या बच्चों, सर इसे बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। वेरी गुड। तो सर ये बताइए, अगर हमें डिफाइन करने दे दे एग्जाम में, तो क्या सर हमें रटना है पैनिक होके कि सर और कोई तरीका है? बच्चों हम लोग ना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो अब हमें ना इसे समझना बहुत आसान है और डिस्क्राइब करना भी। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या बोला कि आपने लास्ट वर्ड पे गौर करना है, इस 2 वर्ड पे, ठीक है, एफसी और एमपी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब हम बोल सकते हैं कि जीडीपी एट एफसी का मतलब होता है वो फैक्टर कॉस्ट जिसपे हमने बनाया गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसपे हमने बनाया गुड्स एंड सर्विसेज को, और यहां लिखा हुआ है डी, यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सर ये तो बहुत सिंपल है, अगला वाला ट्राई किया जाए। चलो यहाँ पे लिखा है एमपी,
यानी कि हमने क्या बोलना है, वो मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिस प्राइस पे हमारा गुड्स सेल होगा, कहां सर, डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन, और इसमें ग्रॉस का मतलब है सर हम लोग डिप्रिसिएशन को लेके चलेंगे। सर ये तो बहुत सिंपल है। सर नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, तो चलो बच्चों आप लोग भी हम मेरे साथ साथ डिफाइन करो इसको। जीएनपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट, तो सर ये वो फैक्टर कॉस्ट है जिसपे हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करा, ठीक है सर, और अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में प्लस NFIA यानी अब्रोड में, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग अब्रोड, जिसमें हमारा डिप्रिसिएशन एडेड था। ठीक है बच्चों, चलो सर अब हम लोगों से सर बनना शुरू हो जाएगा। तो जीएनपी एट एमपी का क्या होगा सर, वो मार्केट प्राइस जिसमें हम लोग को गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस सर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि इंक्लूडिंग अब्रोड, और सर इसमें हमारा डिप्रिसिएशन भी एडेड होगा। तो एनडीपी एट एफसी का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ फैक्टर कॉस्ट जो लगा मेरा गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जो लगा हमें गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। तो इस तरीका से आप सारे एग्रीगेट्स को डिफाइन कर सकते हो। इस तरीका से हम आसानी से सारे एग्रीगेट्स को अब डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो सर ये भी टॉपिक काफी इजी रहा और समझ में आ गया हम लोग को। तो चलो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा सो फार, हम लोगों ने सीखा, ठीक है, चलो एक मिनट, हमें अगर दिया हुआ है सर ग्रॉस वैल्यू, हमें अगर ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है तो सर नेट वैल्यू, एक मिनट बच्चों, तो अगर हमारा ग्रॉस वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमने अगर नेट पे आना है, ग्रॉस से नेट की ओर, तो क्या सीखा है बच्चों हम लोगों ने सर, ग्रॉस से नेट आने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना सर, डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, और वापस से नेट से ग्रॉस आने के लिए क्या करते हैं सर, हम लोग डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर अगर हमारा वर्ड दिया हुआ है डोमेस्टिक और हमने आना है नेशनल की ओर, ठीक है, हमारा वर्ड दिया हुआ है डोमेस्टिक और हमने आना है नेशनल की ओर, तो हम लोगों ने क्या करना है सर, ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और वापस से नेशनल से डोमेस्टिक की ओर आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, NFIA को लेस करेंगे। चलो सर ये भी समझ गए। अगला आता है सर अगर फैक्टर कॉस्ट हमारा गिवन है, अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमने आना है मार्केट प्राइस पे, हमने आना है सर मार्केट प्राइस पे, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NIT को ऐड करते हैं सर, और NIT में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है, तो NIT में इंक्लूडेड होता है सर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है। वापस से फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर हम लोग को बढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग लेस कर लेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को पता है ना, तो इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने ये सारा का सारा एग्रीगेट्स अभी जस्ट पढ़ा, इन एग्रीगेट्स टू एग्रीगेट्स जंप करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे सर, जैसे सपोज करो कि हमने कहा कि हमें क्या करना है ना, हमें करना है सर नेशनल इनकम निकालना है, NNP एट FC, और मेरा क्या गिवन है सर, मेरा दिया हुआ है GDP एट MP, तो हमने कन्वर्ट करना है GDP MP को NNP एट FC पे। तो सबसे पहले बच्चे याद रखो कि आपने जो निकालना है आप उसे सबसे पहले रखोगे, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, और जो गिवन होगा आप उसे राइट हैंड साइड रखोगे, यानी कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड। अब देखो क्या करना है, ग्रॉस से नेट आना है हमने, तो ग्रॉस से नेट आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं सर। डोमेस्टिक से अब हमने क्या करना है, नेशनल की ओर आना है, तो सर डोमेस्टिक से नेशनल की ओर आने के लिए अब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करते हैं। एट लास्ट मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं सर। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर मूव करेंगे ना, तो हम लोग इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर लेंगे। चलो सर ये तो इजी लग रहा है। अब अगर हम बोले आप लोग को कि आप लोग एक काम करो, NDP एट FC फाइंड करो, और मेरा दिया हुआ है GDP एट MP। ओके सर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस से नेट आने के लिए हमने क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन को लेस करना होगा सर। डोमेस्टिक, यहाँ भी डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं, प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं सर। मार्केट प्राइस से वापस हमने कहाँ जाना है सर, फैक्टर कॉस्ट की ओर, तो हम लोग इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे। तो चलो बच्चों आई होप आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना अब अच्छी तरीका से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो यहाँ फॉर्मूलाज हमारा शीट दिया हुआ है एग्रीगेट्स टू एग्रीगेट जंप करने का, तो इसे हमने देखने का कोई जरूरत नहीं है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। यहाँ क्या बोला, NDP एट MP दिया हुआ है, GDP एट MP में हमने आना है, तो क्या है, नेट से वापस ग्रॉस की ओर हम लोग आ रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ भी देखो बच्चों GNP एट MP हमारा निकालना है,
और जीडीपी या टेम्पी दिया हुआ है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल की ओर आने के लिए हमने क्या करना है, एनएफआईए को ऐड कर देना है। हो गया सर। अगला एनडीपी या टेम्पी हमारा दिया हुआ है और हमने एनएनपी या टेम्पी निकालना है। सर डोमेस्टिक से नेशनल की ओर आने के लिए हमें क्या करना होगा, एनएफआईए ऐड करना होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट, फैक्टर कॉस्ट का एग्रीगेट्स। तो ये सारा एग्रीगेट्स हम लोग फिलहाल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा नॉमिनल और रियल जीडीपी। तो देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हमने क्या बोला, गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस, यानी अभी जो प्राइस चल रहा होगा। तो आज के प्राइस के बेसिस पे अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करते हैं तो उसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी प्राइस कौन सा, प्राइस हमने लेना है करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, और क्वांटिटी हमने क्या लेना है, जो हमारा क्वांटिटी गिवन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी का भी मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन ये होता है एट बेस ईयर प्राइस, एट बेस ईयर प्राइस। तो जब हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को का मार्केट वैल्यू को निकालते हैं करंट ईयर प्राइस के बेसिस पे, करंट ईयर प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिस प्राइस पे हमने या जिस ईयर पे हमने एस्टिमेशन करना है आज के डेट में, ठीक है। अब मान लो 2024 को हमने माना हमारा करंट ईयर है तो वो मेरा करंट प्राइस हो जाएगा। 2020 को हमने करंट ईयर माना है तो वो मेरा करंट प्राइस हो जाएगा। तो सर बेस ईयर किसे मानते हैं, बेस ईयर उस ईयर को माना जाता है जिस ईयर से हम करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2010 और 2022 ईयर का हमारा क्वांटिटी और प्राइस गिवन है। सपोज करो हमने बोला कि सर 2010 में वीट का प्रोडक्शन हुआ है सर 1000 केजी और 1 केजी को हमने 10 रुपए से बेचा, तो ये हमारा बेस ईयर हो गया। तो टोटल हमारा जीडीपी देश का कितना हो जाएगा सर, 10,000। 2020 में यही वीट हमारा 1000 केजी था और इसे किस रेट से हमने बेचा, 12 रुपीज। तो हमारा जीडीपी कितना हो गया सर, 12,000। तो ये समझ में आया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है। लेकिन बच्चों यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर, कि हम लोग ने क्या बोला कि देश का जीडीपी जितना ज्यादा होगा या गुड्स एंड सर्विसेज जितना अवेलेबल होगा या जितना उसका वैल्यू लगेगा, मेरा कंट्री उतना ज्यादा डेवलप माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसमराइजिंग या फिर एक छुपा हुआ कहानी भी है। अब वो क्या सर, हमने बोला कि 2010 में हमने टोटल क्वांटिटी जो प्रोडक्शन किया वो कितना था, वो था सर 1000, ठीक है। ये था हमारा बेस ईयर, जिसे Q0 मानो। अब करंट ईयर क्वांटिटी भी हमारा कितना है सर, वो है 1000 सर। लेकिन प्राइस हमने बेस में कितना माना था, 10, और इस बार प्राइस हमने कितना माना सर, 12। तो क्या 2010 से 2020 में देश में गुड्स का प्रोडक्शन में कोई चेंज आया बच्चों? हाँ सर, ये तो समझने वाली बात है। सर गुड्स का प्रोडक्शन में तो कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है, तो सर ये प्राइस में चेंजिंग तो दिख रहा है सर। तो प्राइस में चेंजिंग क्यों आता है, वो होता है बच्चों इन्फ्लेशन की वजह से। जब एक लगातार हमारे इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती है ना, तो उस वजह से हमारा करेंसी का वैल्यू डे बाय डे गिरता है, रियल वेजेस भी चेंज होता है। तो जो चीज हमारा पहले 5 का आता था वो 10 का आने लगता है। लेकिन कंट्री का सही तौर पे जीडीपी का ग्रोथ तब होगा जब कंट्री का क्वांटिटी इंक्रीज होगा। यानी सर नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी वो ट्रू वैल्यू शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि अगर क्वांटिटी पे चेंजिंग आया तब नॉमिनल जीडीपी सही है सर, जो देश का सही जीडीपी बता रहा है। और अगर सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है तो सर ओवरऑल तो हमें दिख रहा है कि 10,000 से मेरा इकोनॉमी में ग्रोथ कितना हो रहा है, 12,000 का। लेकिन सर सिर्फ पैसे के वजह से जीडीपी में चेंजिंग दिख रहा है, जबकि पहले हमारे इकोनॉमी में सपोज करो 5 आदमी थे जो 1000 केजी राइस खाते थे। आज हमारे यहाँ 10 आदमी हैं और 1000 केजी राइस खा रहे हैं। यानी सर क्वांटिटी का कंजम्पशन गिर गया है, सिर्फ प्राइस बढ़ा हुआ है। यानी नॉमिनल जीडीपी एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट नहीं है कंट्री का ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए। लेकिन सर रियल जीडीपी जो है ना, वो एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट है कंट्री का जीडीपी को चेक करने के लिए सर, क्योंकि क्वांटिटी के बेसिस पे वो चेंजेस को बताता है। अच्छा, तो धीरे धीरे सर अब समझ में आ रहा है सर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का
मतलब समझ में आ गया। रियल जीडीपी का मतलब वो जीडीपी जो हमने मार्केट वैल्यू में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, लेकिन ये बेस ईयर के बेसिस पे होगा। और जब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग तय करते हैं करंट ईयर के प्राइस पे, तो उसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। चलो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं सर, ये हमारा बेसिस है, आधार जिस पे हम लोग डिफरेंस को बनाएंगे। उसके बाद हमने देखना है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस। तो सर प्राइस यूज्ड, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में अभी हमने कहा कि ये करंट ईयर प्राइस को लेगा, जिसे मान लो हम P1 बोलते हैं, और ये सर रियल जीडीपी हमारा बेस ईयर प्राइस को लेगा P0। तो सपोज करो 2020 हमारा करंट ईयर है, तो 2010 हम लोग क्या मानेंगे हमारा बेस ईयर। ठीक है बच्चों, इन्फ्लेशन इफेक्ट, क्या महंगाई का असर या इफेक्ट असर किसी में देखने को मिलता है? सर नॉमिनल जीडीपी में महंगाई का असर हो सकता है सर, भले क्वांटिटी में चेंजिंग नहीं हो लेकिन प्राइस बढ़ा हुआ दिखेगा। जैसे मार्केट में आप लोगों ने समोसा खाया होगा, जो 2010 में जो समोसा का रेट था सपोज करो 4 रुपया, क्या आज भी समोसा 4 का है? नहीं सर, समोसा आज के रेट में ना 10 रुपीज कॉस्ट हो चुका है, या इवन 20 भी हो गया है। वो स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा बच्चों। तो ये क्या बताता है ना, ये मेरे देश का टोटल प्रोडक्शन को हाइड करके सिर्फ और सिर्फ प्राइस में इंक्रीमेंट को बता रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड होता है सर, और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है। बेटर ग्रोथ इंडिकेटर कौन सा रहेगा तब? सर नॉमिनल जीडीपी नहीं होगा, रियल जीडीपी एक बेटर आपका इंडिकेटर है। चलो अब हमने कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी से हमने क्या कन्वर्ट करना है? रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, इसे हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स। सर ये प्राइस इंडेक्स क्या हुआ? प्राइस इंडेक्स का मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब ऐसे समझो, हमने क्या बोला, जो चीज पहले 10 का था आज वो 40 का हो गया, तो बताओ महंगाई कितना बढ़ा? महंगाई कितना बढ़ा? तो हमने क्या बोला सर, महंगाई बढ़ा 400। 400 का क्या मतलब? हम पहले ही तय कर लेते हैं कि हम लोग का जो सामान था शुरू में वो कितने का था? 100 का था। तो जो सामान 100 का था आज के डेट में कितना का हो गया? 400 का। यानी जो सामान पहले 10 का था अब वो 40 का हो गया। तो इसे बोलते हैं प्राइस इंडेक्स, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेरा इन्फ्लेशन को चेक करता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फिर से एक बार बच्चों, रियल जीडीपी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल है, सपोज करो जीडीपी हमारा 200 करोड़ है, प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 400। ठीक है, जीडीपी हमारा कितना है? 200 और प्राइस इंडेक्स है 400। तो हमने क्या निकालना है? रियल जीडीपी। तो वैल्यू क्या आएगा? नॉमिनल जीडीपी कितना है? 200, प्राइस इंडेक्स है हमारा 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैल्यू कितना आएगा? 50 करोड़। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? अभी हम लोग क्या बोले कि हमारा रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है सर जीडीपी एट करंट प्राइस, है ना बच्चों? देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो इसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के हम लोग जीडीपी एट करंट प्राइस भी तो निकाल सकते हैं। हाँ सर, वो कैसे? अब देखो, जीडीपी एट करंट प्राइस अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा सर रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा 100। तो देखो बच्चों, आ गया हमारा ये फॉर्मूला। वाह सर, ये फॉर्मूला भी हमारा आ गया। क्लियर है? चलो, तो फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस आपने याद रखना है कि रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे एक्सट्रैक्ट होगा सर? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। सर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? तो देखो, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? सर जीडीपी डिफ्लेटर अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है, होता क्या है सर, हाउस होल्ड ना सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज का एक बंच बनाता है। जैसे मान लो उसका डेली नीड का सोप है, सर्फ वो यूज कर रहा है सर, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन है, शुगर का कंजम्पशन है। अब इन सभी का क्या प्राइस वो पहले पे कर रहा था? ठीक है, 2010 में, और 2015 में उसने क्या पे किया, इसमें चेंजिंग अगर हम देख लेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर कि कंज्यूमर का एक बेसिक नेसेसिटीज गुड्स का बास्केट को चेक करके तय कर लेना कि आज के डेट में कंज्यूमर को कितना महंगाई झेलना पड़ रहा है। तो जस्ट लाइक जीडीपी डिफ्लेटर भी यही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है सर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, वो सिर्फ
कुछ ही कमोडिटी को बंच आउट करके उसका बास्केट बनाता है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर मेरे इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ सम अप करके उसका इन्फ्लेशन को चेक करता है। तो इसका फॉर्मूला अब तो आसान हो गया सर। हाँ सर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, यानी सर अभी मान लो सामान हमारा 100 का है, पहले 20 का हुआ करता था, तो सर चेंजिंग कितना आया? चेंजिंग आया सर 500, यानी सर जो सामान पहले 100 का था आज 500 का हो गया, यानी जो सामान पहले 20 का था आज 100 का हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो अब आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर का मतलब समझो बाबू। ये वेलफेयर का मतलब क्या है? वेलफेयर का मतलब ही होता है कि लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का कल्याण, ठीक है, लोगों का विकास। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना ज्यादा होगा मेरे इकोनॉमी में, उतना ज्यादा मेरे लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। सही है, इसी को हम लोग जीडीपी का डेफिनेशन बोलते हैं। सर जीडीपी का डेफिनेशन तो हमने ये पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ बच्चों, इसे दूसरे तरीका से अगर बोला जाए तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी ट्रेस्ड आउट एज जीडीपी। यानी सर जीडीपी में जितना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, वैसे हम लोग मान सकते हैं कि पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। हाँ, एक तरीका से माना जा सकता है, और इससे कंट्री का वेलफेयर भी तय होगा। तो जीडीपी एट बेस प्राइस, एज बेस प्राइस, या फिर रियल जीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी वेलफेयर। ये एक बेस्ट इंडिकेटर या इंस्ट्रूमेंट है हमारे कंट्री का वेलफेयर को निकालने के लिए। समझे बच्चों? सर कैसे? हायर रियल जीडीपी का मतलब होता है हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अभी हम लोगों ने पढ़ा, जितना ज्यादा आउटपुट होगा इसका मतलब है गुड्स का अवेलेबिलिटी मेरे इकोनॉमी में लोगों के लिए उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा गुड्स होगा उतना ज्यादा लोगों का कल्याण होगा, और लोग होंगे मेरे इकोनॉमी में खुश। मेरे इकोनॉमी में लोग हो जाएंगे सर खुश। अब समझ में आया बच्चों? ठीक है, लेकिन सर जीडीपी जो है ना, एज अ वेलफेयर इंडेक्स, इसका कुछ लिमिटेशन भी है। सर क्या लिमिटेशन? ये क्या होता है सर? अब देखो, जीडीपी एक बढ़िया इंडिकेटर है, जीडीपी एट रियल जीडीपी, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ लिमिट भी है। लिमिट क्या क्या है सर? सबसे पहला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने क्या बोला कि मेरे इकोनॉमी में जितना ज्यादा पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, हम लोग बोल सकते हैं ना कि मेरे इकोनॉमी में क्या होगा सर? जीडीपी उतना अच्छा होगा। ये बोला जा सकता है सर, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये शो करता है जीडीपी। लेकिन सर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हाइड करके रखता है। जैसे एग्जांपल दो, अब हमने बोला कि ये एक पर्सन है जिसका एनुअल इनकम है 50 करोड़, और वहीं दूसरी तरफ ये एक आदमी है जिसका एनुअल इनकम है 2 लाख। तो बच्चों ये बताओ कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसका ज्यादा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, इसका नहीं होगा, इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब है मेरी इकोनॉमी में तो ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन है, लेकिन जीडीपी इस चीज को शो नहीं करता है कि पर पर्सन इंडिविजुअल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है। तो हुआ ना ये लिमिटेशन इसका। अगला है सर कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कंपोजिशन कभी कभी ना हमेशा जीडीपी हम लोग ऐसे मानते हैं कि सर जीडीपी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितना ज्यादा गुड्स अवेलेबल होगा देश का इकोनॉमी उतना ज्यादा डेवलप है। लाइकली जितना ज्यादा सर्विसेज हमें मिल रहा है उतना ज्यादा मेरा इकोनॉमी डेवलप। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसा है बच्चों जो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, जिसका बेनिफिट टिल उसको भी काउंट किया जाता है जीडीपी में। जैसे सर हमारी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है डिफेंस में, एक तरीका से हम लोग बोल सकते हैं सर डिफेंस गुड्स को ज्यादा हम लोग परचेस करते हैं। क्यों? ताकि डिफेंस सर्विस मेरा स्ट्रांग हो। डिफेंस सर्विस मेरा कंट्री का जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो मेरे देश के सभी नागरिक उतना ज्यादा खुशी खुशी देश में रहेंगे सिक्योरिटी के साथ। जैसे अभी आप लोग वाकिफ हो गए जो पूरे वर्ल्ड में वार चल रहा है और इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, तो ये सोशल सिक्योरिटी आपको रिसीव कहां से हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट बहुत सारा इनिशिएटिव टुक कर रही है जिससे हम लोग डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये सर्विस हमें मिल रहा है, लेकिन जीडीपी को इंक्लूड करने में या जब हम कंप्यूट करते हैं तो ये सर्विस को भी ले लिया जाता है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जीडीपी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को इंक्लूड नहीं कर पाता है। सर वो कैसे? देखो बच्चों, हमने बोला ये कंट्री और ये कंट्री, ये इंडिया है सर, और वो है मान लो चाइना। सर कोई और ले लेते कंट्री, कोई भी कंट्री ले सकते हैं बच्चों, एग्जांपल तो लेना। हम बोले कि हमारा जा रहा है सोल्जर चाइना में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्या प्रैक्टिस सर? मान लो वो बैटल उटल को लेके प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है, ट्रेनिंग करने जा रहा है।
अब जब हमारा सोल्जर ट्रेनिंग लेने गया ना, तो हमने क्या पे करना था? करेंसी उसके बदले, लेकिन हमने करेंसी नहीं पे करा। अब हम बोलते हैं कि चाइना से मान लो हमारे यहाँ कुछ नट्स आ गया, ड्राई नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स, उसके अगेंस्ट। तो ये बताओ, पैसे के अगेंस्ट में अगर इसे एक्सचेंज करा होता हमने, तो ये जीडीपी में इंक्लूड होता, लेकिन हमने एक सर्विस दिया, बदले में एक गुड्स लिया। क्या ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? तो क्या इसे हम गुड्स जीडीपी में इंक्लूड कर पाएंगे? नहीं सर, ये तो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है वो फैक्टर जो जीडीपी एक्सक्लूड करता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीजें पॉजिटिव भी रहती है सोसाइटी में, कुछ चीजों का इफेक्ट नेगेटिव भी होता है। अब सपोज करो हम मानते हैं कि ये एक आदमी है जो एक सोसाइटी में रहता है, उसने एक घर खरीदा। घर खरीदने के बाद वो गार्डन को बहुत सुंदर बनाया, और एक आदमी यहां रहता है जिसका गार्डन अच्छा नहीं था, लेकिन वो क्या किया ना, ये अपना गार्डन तो सुंदर बनाया ही, लेकिन आसपास का लोकेलिटी को भी ये क्या किया? सुंदर बना दिया। ये हर जगह पेड़ पौधा वगैरह लगाया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा इकोनॉमी या सोसाइटी सोवर दिखना शुरू किया। तो मेरे सोसाइटी में सर्विस ऐड कर रहा है ये पर्सन, लेकिन उसका पॉजिटिव बेनिफिट ये उठा ले रहा है और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, इसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात किया जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर मान लो एक इंडस्ट्री है सर, अब वो यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर करती है? अभी हम लोग थोड़ा देर बात किए थे पहले बिस्किट का। सर वो हेल्दी बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ और सिर्फ होल ग्रेन आटा को यूज करके, व्हीट को यूज करके। सर ये मेरे इकोनॉमी में जॉब भी क्रिएट कर रही है, देख रहे हो पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन सर हो क्या रहा है ना कि इसके दौरान ये कुछ हार्मफुल गैस को भी प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि सर ये ईंधन जो यूज करती है, मान लो ऑयल हो गया, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सब मान लो एज अ पावर में यूज हो रहा है। तो सर इससे जो कार्बन इमिट हो रहा है वो मेरे पॉल्यूशन के थ्रू मेरे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? ये हुआ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों जीडीपी और वेलफेयर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों का। और इसी के साथ नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स का भी टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो जिन बच्चों को स्टिल कुछ टॉपिक में अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्त को भी रेफर करो, ताकि वो लोग भी जाके वीडियोस देखे और छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी सीखना शुरू करें, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नेशनल इनकम की ओर। टिल देन बाय, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना।